हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, ये बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के मॉडल पेपर जारी किया गया है मैथ का 2022 का। उसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ हल करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम 1 से 100 तक यहाँ हम देखेंगे, जिसमें मेरा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 तो इस पूरा 100 क्वेश्चन को हम हल करेंगे यहाँ पे। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को शुरू से लास्ट तक देखिए, इसमें हम पूरा हल करते हैं सवाल को। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या हम लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संयुक्त संख्या किसको कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, यानी कि संयुक्त संख्या, यानी कि इसका दूसरा नाम होता है अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं अब दूसरा नाम इसका भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है, भाज्य। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो इसमें जो मेरा आंसर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी मेरा भाज्य संख्या 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि पाई कैसी संख्या है। तो हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा आंसर ये होगा, ऑप्शन ए। और पाई के मान पूछेगा कि 22/7 क्या होता है, तो 22/7 है ना, ये परिमेय संख्या होता है। इसका मान दे देगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कहता है कि कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन है, यहाँ मेरा ऑप्शन है, इसमें हमको चुनना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो मेरा अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए में हम देखेंगे, इसको हम काटेंगे। 3 चौका 12, यानी कि 1/4। तो 1/4 इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 1/2 होगा। और इसका बी होगा, मेरा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि इसको काटेंगे 2 से 10, तो 2 पंचे 10, यानी कि 1/5। तो 1/5 तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 1/5 रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा ये अपरिमेय संख्या होगा। और ये दोनों परिमेय है, क्योंकि √2 × √2 1 2 होगा, और इस 7 से 7 काटिएगा तो 1 होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लसा तथा मौसा बराबर है। दो संख्या के लसा और मौसा दोनों बराबर है। तो कहते हैं इसमें से कौन मेरा संख्या होगा, यानी अभाज्य संख्या होगा, या बराबर होगा संख्या, या अभाज्य संख्या होगा, या संयुक्त संख्या होगा। तो मेरा राइट आंसर बी होगा, दो संख्याओं का लसा और मौसा बराबर होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं दोनों संख्या बराबर, यानी कि 2 और 2 लेते हैं। तो 2 और 2 का लसा भी 2 होगा, यहाँ पे लसा भी 2 होगा, और मौसा भी यहाँ पे 2 होगा। कोई भी दो संख्या लेंगे ना बराबर से हम, जैसे कि 5 5 है, तो 5 5 का लसा 5 होगा, मौसा भी 5 होगा। जैसे कि 15 15 है, तो 15 15 का लसा भी 15 होगा, और मौसा भी 15 होगा। तो यानी कि दोनों संख्या बराबर होगा, लसा और मौसा बराबर होगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि 0.29 पर एक रिंग है। इसमें मेरा कौन सा ऑप्शन होगा वो हमको निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखने में संख्या लगता है कितना 29, और 2 संख्या पर एक रिंग है, तो बट्टे 2 9। जितना संख्या पर एक रिंग होगा ना, उतना बट्टे में 9 होता है, यानी कि 29/99। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। मेरा अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस और sin स्क्वायर 60, यानी कि sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और स्क्वायर है तो इसके मान में हम स्क्वायर लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस और √3 के स्क्वायर 3 और बटे 2 के स्क्वायर 4। तो इसको हम घटाव करते हैं बटा पर के, तो लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर होगा 4 - 3, यानी 4 में से 3 घटेगा 1, 1/4। ये मेरा राइट आंसर है, 1/4। तो यहाँ देखते हैं मेरा ऑप्शन कौन है। ऑप्शन मेरा सी है, 1/4। मेरा आगे क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर का गुणनखंड 2 × 5 होता है, इसके रूप में होता है। या दोनों में से कोई एक संख्या आ जाएगा तो भी शांत है, और या दोनों आ जाएगा तो भी शांत है।
तो चलिए हम देखते हैं, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि इसका गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो ये शांत हो जाएगा। और ये 3 सते 21, 3 सते 21 होगा, यानी कि 3 गुने 7, 3 गुने 7 होगा तो ये अशांत होगा। और 196 गुणनखंड करेंगे तो ये भी नहीं होगा, और 111 गुणनखंड करेंगे तो ये भी 11 गुने 11 होगा, यानी कि ये भी अशांत है, ये भी अशांत है और ये भी अशांत है। तो मेरा राइट आंसर होगा ए 7/40। इसको देखिए हम यहाँ हल करके बता देते हैं, 7/40। तो इसको 40 है ना, इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो ये होगा 20 और यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5, यानी कि हर का गुणनखंड आ गया 2 गुने 5 के रूप में आ गया। तो इसलिए मेरा ऑप्शन राइट है ए। मेरा आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि अशांत हमको चुनना है। तो हम जानते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का न होगा वो अशांत होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर 3, तो ये शांत हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे, जैसे कि 6/15 है, काटेंगे 3 से, 3 दूना 6 3 5 15, यानी कि 2/5, या हर आ गया 5 के रूप में तो ये भी शांत होगा। हमें तो अशांत निकालना है। ये 5 से 12 8 के क्यों होता है, तो ये भी शांत ही है। यहाँ पे देखेंगे 343, तो 343 हर है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 के क्यों होगा, यानी कि 7 आ गया ना, तो इसलिए मेरा ये अशांत हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक कितना होगा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम 400 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे तो हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25, फिर हम 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि हमको 5 के घात हमको निकालना है। यहाँ 5 के घात 2 होगा, 5 गुने 5 तो हो जाएगा 5 के घात 2, यानी कि घात मेरा कितना है 5 के 2, तो इसलिए मेरा 2 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है। आगे मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है। मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10 तथा मौसा 130 और 15 बराबर XY, अगर कुछ निकला होगा मौसा इसका, तो हम XY इसमें किसके बराबर है, यानी कि इसका मौसा हमको XY अगर कुछ निकला होगा तो XY इसमें से फिर किसका निकलेगा, यानी कि इसका मौसा जितना होगा उतना ही इसमें किस ऑप्शन का मौसा उतना ही होगा, यानी कि 130 और 15 का हम मौसा निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, क्वेश्चन 10 है 130 और 15, इसे गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 13, 2 पंच 10 और 13 दाएँ 130, ऐसा गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 3। तो मौसा कितना हो जाएगा, मौसा दोनों में मेरा 5 है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, मौसा हो गया 5, 130 और 15 का मौसा 5 हो गया। तो इसमें ऑप्शन में हमको चुनना है कि और किसका इसमें मौसा 5 होगा, तो मेरा ऑप्शन ए का इसका 5 होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए से देखते हैं, ए में क्या है मेरा 15,10 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15,10, तो 15 के गुणनखंड 3 गुने 5 और 10 के 2 गुने 5, यानी कि दोनों में मेरा 5 है, तो इसका भी मौसा आ गया 5, तो दोनों में मौसा बराबर हो गया, मौसा इसका भी बराबर है, तो मेरा ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है, 10 का ए मेरा सही है। आगे मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रूट अंडर 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, माने रूट 125 में हम किससे गुना करेंगे कि मेरा परिमेयीकरण गुणांक होगा, तो हम रूट 5 से गुना करते हैं 11 के क्वेश्चन में। रूट 125 में हम रूट 5 से गुना करते हैं, तो इसे गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 5 और गुने रूट 5, तो इसको हम लिख सकते हैं, चारों के हम अंदर में कर देते हैं, हो गया। तो हो जाएगा जोड़ा बाहर निकलता है तो 5 गुने 5, यानी कि 25 हो गया, तो परिमेयीकरण गुणांक मेरा 25 हो गया रूट 5 से गुना करने पर, तो राइट मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
और मेरा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, यानी कि कौन सा युग्म जो सह अभाज्य है। तो हम जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें किस संख्या का एचसीएफ मेरा 1 होगा। तो इसका एचसीएफ तो 1 होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा, 13 25 65, इसका 5 होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका 21 होगा, 21 चौका 84, इसका एचसीएफ 21 होगा। तो इसमें हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 है, 12 के हम ये देखते हैं। ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन है मेरा 9,16 है, यहाँ पे 9,16, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 9 का गुणनखंड क्या कर लिखेंगे, 3 गुने 1, और 16 के गुणनखंड क्या लिखेंगे, 16 के 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा। यानी कि इसका मौसा कितना आ गया, मेरा मौसा आ गया 1, यानी कि 1 आ गया। तो मेरा सह अभाज्य संख्या क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य संख्या है। तो मेरा ये युग्म है ना जो सह अभाज्य संख्या है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो मेरा अगला सवाल है, इसमें मेरा पूरा हम 100 क्वेश्चन इसमें हल करेंगे। थोड़ा हम तेज़ी में बता रहे हैं ताकि समय कम लगे। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3 होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला मेरा 14 क्वेश्चन है, कहता है कि बहुपद x-1 का शून्यक क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद x-1 का शून्यक, शून्यक पूछेगा तो बराबर 0 कर देना है, यानी कि बराबर 0 हमको लगा देना है। तो x बराबर क्या है, प्लस का 1 ही साइड जाएगा तो माइनस का 1 ही साइड जाएगा तो प्लस का 1 होगा, यानी कि x का मान होगा 1। तो शून्य किसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो उसके द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी कि शून्यक 2 हमको दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले मेरा हमको ज़रूरी होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक जरूरी क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, 2 शून्यक दिया हुआ है तो इसको जोड़ेंगे तो -4 जोड़ 7, -4 जोड़ 7, तो इसको क्या होगा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि दोनों का गुना करेंगे तो -4 गुने 7, यानी कितना हो जाएगा 7 चौका 28, यानी कि -28 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे तो द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, सूत्र से द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो मेरा कितना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा 3 है, तो यहाँ 3 और x यहाँ लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -28 है, तो यहाँ लिखेंगे -28। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 28, ये मेरा ऑप्शन होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन है। तो मेरा यहाँ ऑप्शन सी मिल रहा है, x² माइनस 3x माइनस 28, x² माइनस 3x और माइनस 28, ये मेरा राइट आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें कुछ तो करना है नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः का मतलब क्या हो गया, क्रमशः का मतलब होता है इधर वाला से इधर वाला और इधर वाला से इधर वाला होगा, यानी कि योग। तो योग मेरा कितना है 5 और गुणनफल कितना है 6। आप लोगों को मैथ पूरा 100 में 100 हल करके आना है परीक्षा में, यानी कि परीक्षा में तो आपको 50 ही बनाना है। तो मेरा क्या है यहाँ पे शून्यकों का योग, तो हम जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, दिया हुआ है शून्यकों का योग मेरा 5 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो सूत्र क्या होता है, बहुपद सूत्र क्या होता है आप लोग बताइए। मेरा बहुपद सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो होता है x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना है 5, तो 5x लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के मान कितना है 6,
तो मेरा यही तो है बहुपद मेरा मेन। तो मिलाते हैं ऑप्शन को, तो मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग को अगर समझ नहीं आएगा तो पीछे करके वीडियो को देखिएगा, दोबारा इसको रिवीजिंग हो जाएगा। अगर कोई समझने में दिक्कत होगा तो ऐसे बताइएगा, फिर हम बता देंगे। मेरा क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो मेरा c का मान कितना है, c का मान है 8 प्लस में है, और a का मान कितना है, तो y स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 यानी कि बटा a की तो वैल्यू है नहीं, तो इसलिए मेरा 8 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा क्वेश्चन है 18 नंबर, बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और f माइनस 1 का मान क्या होगा। यानी कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे x का मान हम क्या रखेंगे, -1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे हल कर देते हैं। यहाँ पे है 3, हम मान रख देते हैं डायरेक्ट। x का मान कितना है, -1, तो -1 माइनस 7, और x का मान कितना है, -1 लेना है, और प्लस के 2 हो गया। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, तो 3 और -1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हम यहाँ पे गुना करेंगे नहीं, लिख देते हैं माइनस गुना माइनस प्लस होगा 7 और प्लस 2 हो गया। तो सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 और 10 2 12, यानी कि जोड़ने पे मेरा 12 आ गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे, 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है। कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यक है, इसका हमको शून्यक निकालना है कि इसमें शून्यक कौन है। तो हम यहाँ पे हम क्वेश्चन को हम 19 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम हल कर देते हैं। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया, तो शून्यक निकालना है तो बराबर हम शून्य कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के 3 है, बराबर को उधर जाएगा, प्लस के 3 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, यानी कि एक बार प्लस में रूट 3 एक बार माइनस में रूट 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। यानी कि इसको हमको हल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों 2y माइनस में है, 2y प्लस में, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो मेरा x बचेगा। चलिए हम इसको हम हल करते हैं कॉपी में। क्वेश्चन है 20, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे 6x माइनस 2y बराबर 0 हो गया, समीकरण 1 है। यहाँ पे कितना है, 10x प्लस 2y बराबर 32 हो गया, समीकरण 2 हो गया। दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 6 16x होगा, तो 16x अब 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32 होगा, तो 16 दूना 32, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2, x का मान 2 आ गया। यहाँ ऑप्शन देखते हैं x का मान 2 किस में है, तो x का मान यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन ये दोनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ पे हल करते हैं। और x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण हम 1 में रखते हैं, तो मेरा समीकरण 1 क्या है, 6, x का मान है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, माइनस 2y बराबर 0 हो गया, तो 6 दूना 12 हो गया, माइनस 2y बराबर 0, तो माइनस 2y बराबर के इधर प्लस में 12 इधर जाएगा तो माइनस में 12 होगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 6 12, तो y बराबर कितना गया, 6, यानी कि x का मान हो गया 2 और y का मान 6। तो मेरा आंसर हम मिलाते हैं, x का मान 2 y का मान 6, मेरा राइट आंसर बी है। आगे मेरा 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कहता है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 का समांतर है तो p का मान हमको निकालना है। तो समांतर है तो हमें p का मान निकालना है। तो समांतर होने के लिए a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। तो इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। a1 है 4 और a2 कितना है 12, तो 4 बटे 12 बराबर कितना है p बटे 9, तो p बटे 9 बराबर नहीं है c बटे 9।
तो सी बटे C2, तो ये 6/15। तो इसको हम हल नहीं करेंगे, इस दोनों को हम हल करेंगे तो मेरा P का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4/12 बराबर हो जाएगा P/9। 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, तो P बराबर भाग में 3 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी कि मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ऑप्शन को हम देखते हैं कौन सा मेरा आंसर है। 21 का ऑप्शन बी है, 21 का बी होगा। आगे मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में क्वेश्चन में कहता है समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होने के लिए के क्या मान निकाले। तो हम जानते हैं कि अनगिनत हल होने के लिए सब बराबर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अनगिनत हल होने के लिए तो चलिए हम पे हल करते हैं। 22 के A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 हो गया। यहाँ पे हम मान रखते हैं। A1 कितना है 1/5, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/5, और इसका कितना है 2/k, तो 2/k। चलिए हम इसको हम हल कर देते हैं, k का मान मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं k इधर जाएगा, क्रॉस गुना होगा, तो k में 1 से गुना होगा तो k, और 5 दूना 10, यानी कि k का मान निकल कर आ गया 10। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात, तो हम जानते हैं कि जिसका घात 2 होगा वो मेरा द्विघात समीकरण होगा। अगर 3 होगा तो द्विघात तो होगा नहीं। अगर कहीं 1 होगा घात तो वो भी द्विघात नहीं होगा, यानी कि वो रैखिक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समीकरण हम इस समीकरण का है ना ऑप्शन नंबर बी हम हल करते हैं। यहाँ देखते हैं इसका घात 2 आता है कि नहीं, यानी कि 23 के हम 20 समीकरण को हम हल करते हैं। यानी कि x + 2 के होल स्क्वायर है बराबर 3 × x + 4 हो गया। इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो हो जाएगा a² + 2ab + b² हो गया। इसको अंदर में गुना करते हैं, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, और 3 चौका 12 हो गया। यानी कि मेरा x², 2 दूना 4x, और 2 के स्क्वायर 4 होगा, और 3x + 12 हो गया यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 4x + 3 है, इधर आएगा तो -3x होगा, और बराबर के उधर +12 है तो इधर आएगा तो -12 और +4 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखते हैं x², 4x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा, और 12 में से 4 घटेगा तो माइनस के मेरा 8 हो जाएगा। तो मेरा घात 2 आ गया, इसलिए मेरा द्विघात है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर होगा। इस सबको हल कीजिएगा ना तो इसका घात 2 नहीं आएगा, किसी का 3 आ जाएगा तो किसी का 1 आ जाएगा, लेकिन 2 आएगा नहीं, इसलिए मेरा राइट आंसर ये होगा बी। आगे मेरा सवाल 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है द्विघात समीकरण इतना के इतना बराबर 0, p बराबर नहीं है 0 के मूल हमको निकाले। यानी कि द्विघात सूत्र होता है x बराबर, उसी फार्मूला से मेरा ये सवाल बनेगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसा वीडियो बनाने के लिए। आप लोग जो टॉपिक बोलिएगा उस टॉपिक पर हम वीडियो बना के डालेंगे। मेरा 24 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना, मेरा समीकरण क्या दिया हुआ है px² + qx और +r ये दिया हुआ है बराबर 0 हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या होता है द्विघात सूत्र में, x बराबर होता है -b ± -√b² -4ac ये होता है, बाई 2a ये होता है। तो मेरा पे a कितना है, a मेरा p है, यहाँ पे हम लिख देते हैं a बराबर p, और b बराबर कितना है q, और c बराबर कितना है r, ये सब दिया हुआ है। तो हम यही मान इस सूत्र में हम रखेंगे। तो माइनस, और b के मान कितना है, b के मान q है, ±√b², तो b मेरा कितना है q, तो q के स्क्वायर होगा -4, और a, तो a के मान कितना है, a के मान p है, और c के मान कितना है r, अब बाई 2, और a, तो a के मान कितना है p, यानी कि a मेरा ऑप्शन होगा। हम ऑप्शन को मिलाते हैं, a मेरा राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन मिलाते हैं तो मेरा ऑप्शन नंबर बी है, -q ±√q² -4pr, q² -4pr बाई 2p। मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए मेरा अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन।
25 नंबर में है द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति होगी, यानी कि हमें मूलों की प्रकृति निकालना है। मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो मूलों की प्रकृति हम जानते हैं डी निकालते तभी हमको पता चलता है, यानी कि डी से हमको पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसे है। जब ये प्रकृति की बात करेगा तो आपको डी से पता होना चाहिए। चलिए हम डी बराबर हम निकालते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन को हम लिखेंगे। क्वेश्चन है मेरा 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो हम डी बराबर क्या जानते हैं, डी बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac हो गया। तो b के मान कितना 6 होती है, यानी कि 6 के स्क्वायर माइनस 4 और a के मान कितना है, a के मान है 6 और c के मान कितना है 1 हो गया। 6 के स्क्वायर 36 होगा माइनस 4 6 24, यानी कि 36 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 12 है तो 12 डी से 12 है ना, जो 0 से तो 12 है, यानी कि डी मेरा निकला है। तो डी के मान तो 0 से 12 है। तो हम जानते हैं डी का मान जब 0 से 12 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। ये मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। जब डी के मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल बराबर होता है और वास्तविक होता है, और जब डी के मान छोटा होता है ना 0 से तो अवास्तविक हो जाता है, यानी कि वास्तविक नहीं। तो मेरा इसमें इस सवाल का मेरा आंसर क्या आया है, वास्तविक और असमान यहाँ पे। तो मेरा आगे मेरा क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है समीकरण इतना के मूलों का योग है, यानी कि हमको योग निकालना है। तो हम जानते हैं योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि यहाँ पे हम हल करके बता देते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a, यानी कि माइनस और b। तो b के मान कितना है, b के मान -18 है, तो यहाँ -18 ब्रैकेट में रखेंगे। और ये तो a के मान कितना है, a के मान 3 है यहाँ पे, तो यहाँ 3 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18/3, तो 3 6 18, यानी कि 6 निकल कर आ गया मान, यानी कि मूलों का योग मेरा 6 है। इसी प्रकार आपको गुणनफल कहता है, तो अल्फा इंटू बीटा से हम निकालते हैं। मेरा आगे 27 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मेरा ऑप्शन इसमें कौन सही होगा। तो चलिए यहाँ पे हम सवाल को हम 27 नंबर को हम देखते हैं। जैसे कोई संख्या रहेगा एक दूसरे के व्युत्क्रम कहता है, यानी कोई संख्या रहेगा 10 तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, उसका व्युत्क्रम उल्टा होता है, यानी कि उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10। अगर कोई संख्या रहेगा 50 तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/50। तो इसी प्रकार इस सवाल को हमको हल करना है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है शून्यक, तो हम मानते हैं माना कि पहला शून्यक अल्फा होगा, तो दूसरा बीटा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो बीटा इसका उल्टा होगा तो क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा, 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा अल्फे है और बीटा कितना है, बीटा मेरा 1/अल्फा है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला मेरा बैठ गया अल्फा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा से अल्फा मेरा कैंसिल हो गया, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, और c/a तो इधर हम ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, तो ए में 1 से गुना करेंगे तो ए होगा, और सी में 1 से गुना करेंगे तो सी होगा, यानी कि ए बराबर सी। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी बराबर ए या ए बराबर सी, दोनों बात बराबर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 27 के बाद 28 नंबर, कहता है एपी से क्वेश्चन है। एपी से मेरा क्वेश्चन है, कहता है समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद हमको निकालना है, यानी कि 15वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 15वां पद का फार्मूला होता है a15, फार्मूला होता है a + 14d, ये फार्मूला होता है। तो मेरा a कितना दिया हुआ है, a प्रथम पद दिया हुआ है 1/2 + 14, और d के मान कितना है, यानी कि 1 में से 1/2 घटेगा। इसको इसे समझिए, यानी कि 1 रुपया में से आधा पैसा घटेगा, यानी कि 8 आना घटेगा, तो मेरा 8 है ना बचेगा, यानी कि आधा पैसा आधा रुपया बचेगा, माने 1 में से आधा घटेगा तो आधा ना बचेगा, तो इसको हम आधा लिख सकते हैं इससे। तो मेरा 1/2 2 7 14 होगा, तो +7, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, देखिए इसको जैसे कि 7 है, 7 में हम आधा जोड़ेंगे तो 7.5 होगा, तो 7.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं, 15/2, यही तो मेरा राइट आंसर है। 15वां पद क्या होगा 15/2। नहीं समझ में आ गया तो इसको बट्टा पर के आप जोड़ कर लीजिएगा, बटे 1 देके लघुत्तम लेके। आगे मेरा क्वेश्चन है 28 नंबर, 28 के बाद 29 नंबर है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में न होने के लिए उसका डी बराबर नहीं होता है, तभी वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो देखने से मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। इसमें डी बराबर है नहीं, क्योंकि इसके दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 6 होगा, अब 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 होगा। यहीं से पता चल गया कि इसका डी समान है नहीं, तो यानी कि ये समांतर श्रेणी यानी कि सार्वंतर एपी में ये ऑप्शन नंबर डी है नहीं। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29 के। आगे मेरा क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है
यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्व अंतर 3। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। पहला पद यानी कि ए दिया हुआ है 9 और सार्व अंतर डी बराबर दिया हुआ है -3। इसके प्रथम 12 पदों का योग निकालना है। प्रथम 12 पदों का योग माने हमको नंबर पता हो गया कितना है, 12 है, तो हमें योग निकालना है, इस 12 पदों का योग निकालना है। तो हम एस एन के फॉर्मूला जानते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो n कितना है, n मेरा 12 है, तो 12/2 और 2 और a के मान कितना है, a के मान मेरा 9 है, प्लस n, तो n मेरा 12 है -1 और d के मान कितना -3 है। हो गया, 2 से कटेगा 12, 6 मरते तो यहाँ 6 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18 प्लस 12 में से 1 घटेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33, तो प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे -33। तो यहाँ पर जाएगा 6 और 33 में से 18 घटेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। 12 3 यहाँ पे 15 होगा, गुने 33 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 15, यानी कि 15 -15 हो जाएगा, तो 15 छक 90, यानी कि -90। यानी कि मेरा ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा, सी मेरा सही है, 30 का सी, -90 मेरा होगा आंसर। आगे मेरा 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 170 है, यानी कि कौन सा पद है, कौन नंबर है जो 170 है, हमें n फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सवाल को हम यहाँ पे हल करते हैं। मतलब मेरा अंतिम पद दिया हुआ है, 31 का है ना, अंतिम पद दिया हुआ है मेरा क्या दिया हुआ है, अंतिम पद 170 है, यानी कि एक दिया हुआ है 17 और डी दिया हुआ है 34 में से 17 घटेगा तो 17 ही तो होगा यहाँ पे। और अंतिम पद एन होता है, तो एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ 170, तो हमें एन निकालना है, तो हमें एन दिया हुआ है कितना 170। तो एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 170। तो ए के मान हो गया 17 प्लस एन हमें तो निकालना है n-1 और डी के मान कितना है, डी के मान है 17 बराबर हो जाएगा 170। इसको हम गुना करते हैं, 17 प्लस 17 में n से गुना करेंगे तो 17n होगा, -17 में 1 से गुना करेंगे तो 17 बराबर 170 हो गया। इसे कैंसिल हो गया, तो 17n बराबर हो जाएगा 170। तो 17 दहाई के 170 होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि n के मान निकल कर आ गया 10, यानी कि मेरा 10वां पद होगा जो 170 होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट है। आगे मेरा क्वेश्चन है 32 नंबर का, था समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या निकालना है, यानी कि समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या हमको निकालना है। यानी कि हमको शुरू वाला पद मालूम है ए और लास्ट वाला भी मालूम है 6 है, तो हम इसमें कितना नंबर हमको एन निकाल के पता करना है कि क्या होगा एन। मेरा क्वेश्चन है 32, तो एक कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 51 यहाँ लिख दिया, और मेरा डी, तो डी दिया हुआ है तो a2 - a1 होगा, तो 48 में से 51 घटेगा, यानी कि 48 में से 51 घटेगा तो -3 हो जाएगा, डी हो जाएगा -3। और इसके बाद मेरा अंतिम पद एन दिया हुआ है 6, तो हमें एन निकालना है क्या। तो चलिए हम फिर सवाल को हम हल करते हैं। तो एन बराबर हो जाएगा, एन बराबर दिया हुआ है 6 यहाँ पे, तो एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 6 हो गया। तो ए के मान कितना है 51 प्लस एन, तो एन के मान तो हमें निकालना है -1 और डी के मान कितना -3 है, बराबर 6 हो गया। 6 हो गया ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 51 प्लस -3n और -+3 बराबर 6 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे 51 में से 51 और 3 कितना हो जाएगा, 51 3 54 हो जाएगा, -3n बराबर 6 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 54 बराबर प्लस के 6 इधर गया तो माइनस के 6, प्लस -3n है तो इधर जाएगा तो +3n हो जाएगा। 54 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 48 हो गया, और 3n, तो 3 से कटेगा 48, 16 से, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी कि n का मान निकल कर आ गया 16। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है।
आगे मेरा क्वेश्चन होगा 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा हम तेज़ी में बना रहे हैं ताकि समय कम लगे और मेरा 100 क्वेश्चन पूरा बन जाए। तो मेरा आगे 33 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या होता है और 25 सम संख्या होता है। मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे मेरा 34 नंबर क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज ABC में बी 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज की बात करता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बना लिए। बी मेरा कितना है 90 डिग्री है, एक कोण बी है, और ए बी कितना है 15 सेंटीमीटर। ABC ए बी मेरा √15 सेंटीमीटर है। अब BC मेरा कितना है, BC 1 है, तो हम AC निकालना, ये हमें निकालना है, और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमें tan A निकालना है, tan A। चलिए हम इसको हम यहाँ पे tan A है, तो यहाँ पे हम tan A, तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो मेरा लंब कितना है, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, तो लंब हो गया 1, और आधार कितना है, तो आधार मेरा हो गया √15, यानी कि tan A बराबर कितना हो गया 1/√15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर के तो कोस थीटा के मान हमको निकालना है। कोसेक थीटा, यहाँ पे देखिए COSEC, कोसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ, के दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, कोस थीटा हमें निकालना है। इसका मान क्या होगा, तो बटे कुछ नहीं तो 1 हम इसको दे सकते हैं, यानी कि कोसेक थीटा बराबर के बटे 1। इसको मेरा फार्मूला पर बनेगा लाल का पर LAL और KA। इस पे देखिए आपको साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाए कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब हो गया। यानी कि हम फोटो बनाएंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज। तो मेरा कर्ण कितना है, A B और C, मेरा कर्ण K है, तो कर्ण को हम K मान लिए, और लंब कितना है, लंब मेरा 1 है, तो लंब मेरा हो जाएगा थीटा। चलिए हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो सामने की भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब मेरा 1 है, तो हमको आधार या भुजा हमको पता करना आधार, तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है, तो √K के स्क्वायर और माइनस लंब 1 है, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको हम स्क्वायर यहाँ पे नहीं देंगे। तो हमें अब क्या निकालना है, त्रिभुज के जब तीनों भुजा पता हो जाता है तो हम सवाल बनाते हैं। तो कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है नहीं जानते, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रिक है लाल क्या के, तो साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस को होता है आधार बटे कर्ण, तो हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना है, थीटा ये है, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो ये आधार हो गया, तो आधार है मेरा के स्क्वायर -1 और आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है, कर्ण तो मेरा के है, तो यही मेरा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर मिलाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कौन है मेरा, तो मेरा 35 का ऑप्शन नंबर बी है मेरा, यहाँ पे के स्क्वायर -1 और बटे के, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है 36 नंबर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/sec थीटा है यहाँ पे, तो 1/sec थीटा, तो मेरा फार्मूला है, तो 1/sec थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे मेरा 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है मेरा cot x इंटू tan x, तो cot x हम इसको लिख सकते हैं, tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को 1/cot x, cot से cot कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 हो गया। यहाँ पे मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा 38 नंबर क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है 38 नंबर। क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 1/2। क्वेश्चन क्या है, cos थीटा बराबर 1/2, तो हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है। ये सवाल भी लाल का पर बनेगा, लाल का फॉर्मूला याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो cos थीटा क्या दिया हुआ है, cos थीटा 1/2 है, तो हम LAL KA इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। तो इसको हम फोटो ऐसे बनाएंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हो जाएगा ABC, यहाँ पे थीटा है, तो किसी भी भुजा का आप थीटा मान सकते हैं, 90 डिग्री वाला को छोड़कर किसी को थीटा मान सकते हैं, इसको या इसको। तो मेरा cos थीटा हो गया, तो आधार कितना है, तो आधार मेरा 1 है, तो आधार 1 हो गया। कर्ण कितना है, कर्ण 2, तो मेरा लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है 2, तो 2 के स्क्वायर होगा 4,
तो 4 और 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो रूट अंडर 3 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए रूट में ही रहेगा। तो हमें प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा के मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो मेरा कर्ण कितना है, कर्ण है 2 और लंब कितना है, लंब है रूट अंडर 3, यानी कि मेरा राइट आंसर होगा 2/√3। तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा सही है 2/√3। दोस्तों आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आता होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है 39 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरा थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा के मान हम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, सेक 45 यानी कि थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे 45 डिग्री, तो सेक 45 प्लस कोसेक 45। तो हम जानते हैं कि सेक 45 का मान होता है √2 और कोसेक 45 का मान होता है √2, यानी कि एगो √2 और एगो √2 दोनों मिलेगा तो 2 √2 नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे मेरा 40 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे सवाल को हम हल करके बता देते हैं। 40 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, √3 tan a दिया हुआ है, माइनस के यहाँ पे 3 बराबर 0। तो हमें a का मान निकलना है, a का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हल करते हैं सवाल को। तो हो जाएगा √3 tan a और माइनस के 3 है इधर, तो प्लस के 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो ए से मेरा a कैंसिल हो गया यहाँ पे a, तो tan a बराबर हो गया √3। तो tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 के मान √3 होता है। तो ये बराबर कितना आ गया, 60 ही ना आ गया, ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों तो बराबर ही होगा। तो ये बराबर हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर मेरा बी है। आगे मेरा क्वेश्चन 41 नंबर कि सेक 35 बटे कोसेक 55, ये दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो 90 आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा, भाग में है तो मेरा इसका आंसर 1 होगा, तो 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 ही तो होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक मतलब किसका मान होता है, वो हमको चूज करना है। जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन के अनुसार मेरा देखते हैं कौन आंसर होगा। तो cos 45, तो हम जानते हैं cos 45 का मान होता है 1/√2 और sin 0, तो sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है। और cot 45, तो cot 45 का मान होता है 1 और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो इसमें से देखिए मेरा कौन सबसे अधिक है, 1/√2 ज़्यादा है कि 0 ज़्यादा है, या 1 ज़्यादा है 1/2 ज़्यादा है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे 1 ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये आधा है, 0 है, ये भी आधा है और 1 तो ये पूरा है। तो मेरा cot 45 ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा 43 नंबर क्वेश्चन है sin 30। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। आगे मेरा 44 नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा -1। cos स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है। तो चलिए मेरे सवाल को हम हल करके यहाँ पे देखते हैं। मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 44 नंबर में। 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा -1 ये दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर है हमको बताना है। तो हम साइन स्क्वायर बराबर जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस ये पहले आ जाएगा माइनस वाला और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो इसमें हम इस साइड माइनस लगा देते हैं, तो इधर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा -1। यही तो मान हमको निकालना है, cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे मेरा क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है 1 - sec स्क्वायर थीटा गुने cot स्क्वायर थीटा बराबर है। तो यहाँ पर चलिए मेरा सवाल को हम हल करते हैं। क्वेश्चन है मेरा 1 - sec स्क्वायर थीटा गुना cot स्क्वायर थीटा, ये हमको हल करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम दोनों में हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 1, पहले हम लिख देते हैं 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही तो हमको मान निकालना है 1 - sec स्क्वायर थीटा, 1 - sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम मान रखेंगे।
तो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस इस साइड है तो हम इस साइड लगा देते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे ये मान हम इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा और गुने कोट स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो माइनस tan स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसे मेरा कैंसिल हो गया तो माइनस के 1 बचा। यही तो मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर मिलाते हैं, कौन है, ऑप्शन सी है मेरा। यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर में मतलब साइन अल्फ़ा गुने कॉट अल्फ़ा दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा गुने कॉट अल्फ़ा दिया हुआ है, तो हम साइन अल्फ़ा और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट गया तो मेरा क्या बचा, कोस अल्फ़ा। यही तो मेरा ऑप्शन है, कोस अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर बी। आगे मेरा क्वेश्चन है 47 नंबर। मेरा 47 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखते हैं। 47 नंबर में है थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 12 पंजे 60 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन है मेरा 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा, यह है ना। तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर मेरा 60 है, तो यहाँ 60 लिखेंगे। तो 3 गुने कोसेक 60, तो कोसेक 60 के मान हम जानते हैं 2/√3 होता है। इसका स्क्वायर हम लगाएंगे, 3 गुने 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 के स्क्वायर सीधे 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरा आंसर, 4 बचा। यही तो मेरा आंसर है। तो मेरा 4 है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मेरा क्वेश्चन है 47 के बाद मेरा क्वेश्चन होता है 48। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस 4 एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो हमें इतना दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस 4 एक्स, ये हमको निकालना है। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, चलिए सवाल को हम ऐसे बनाते हैं। साइन एक्स दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया बराबर 1। तो साइन एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर 1, और प्लस के साइन स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो माइनस के साइन स्क्वायर होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि थीटा मेरा एक्स है तो एक्स लिखेंगे। यहाँ पे मेरा साइन है, वहाँ पे हम साइन की जगह पर हम कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स अब प्लस कोस स्क्वायर 4 है, यहाँ पे लिखते हैं कोस 4 है, तो कोस स्क्वायर इसको ऐसे लिख के और हम इसको होल स्क्वायर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम टू सेम रहने देंगे, और यहाँ प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन एक्स, और इस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर और प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। तो यही तो मेरा एक आंसर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर मेरा सी है, राइट आंसर। आगे मेरा 49 नंबर क्वेश्चन है कि 49 के निम्नलिखित में कौन सा कोसेक
60 के बराबर है, तो कोसेक 60, तो हम जानते हैं कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। तो कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है और सेक 30 का मान होता है 2/√3। तो मेरा ये दोनों बराबर है, तो ये मेरा ऑप्शन ए मेरा सही है। यहाँ पे देख लीजिएगा। और साइन 60 का मान होता है √3/2, tan 60 का मान होता है √3 और कोट 30 का मान होता है √3। तो मेरा 49 का मेरा ए मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x। तो हमें कोसेक थीटा के मान हमको निकालना है, यानी कि हमें निकालना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये हमको दिया हुआ है x, तो हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है। माइनस कोट थीटा बराबर x दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कोसेक थीटा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं सवाल को। यहाँ पे हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं COSEC कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, बराबर 1 हो गया। तो इसको हम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, तो यहाँ पे x लिखेंगे, तो COSEC कोसेक प्लस कोट इंटू x बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे होगा कोसेक प्लस कोट 1 और गुना में x इधर आ गया तो भाग में हो गया। इसको हम समीकरण हम यहाँ पे 2 मानेंगे और इसको समीकरण यहाँ पे हम 1 मानते हैं। और दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और जोड़ समीकरण 2। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक माइनस कोट बराबर x, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक प्लस कोट बराबर हो जाएगा 1/x हो गया। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कोसेक होगा, 2 कोसेक थीटा बराबर है, इसको जोड़ेंगे x प्लस 1/x, तो 2 कोसेक बटे कुछ नहीं तो 1, इसको ऐसे ले सकते हैं x स्क्वायर और प्लस 1। तो हमें तो कोसेक का मान निकालना है, ये हमको मान निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 और बटे x, और गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x। तो मेरा कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है, x स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x मेरा सही आंसर है। तो मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा 50 तक क्वेश्चन ख़त्म कर दिया है। आगे मेरा क्वेश्चन है 51 नंबर। 50 तक क्वेश्चन को हम ख़त्म कर दिए हैं। आगे मेरा 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस 1, इसका हमको हल करना है। यहाँ पे देखिए, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर 60, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस 1 हो गया। ये हमको मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, माइनस tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, हो गया। 2 के स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 के स्क्वायर सीधे 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, प्लस 1, 4 1 5 होगा, 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। यही तो मेरा आंसर है। तो ऑप्शन मेरा बी मेरा सही है। आगे मेरा 52 नंबर क्वेश्चन है, कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह पर ये है, तो ऑप्शन डी मेरा सही है। आगे मेरा 53 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं 2 और tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बटे √3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 होगा और √3 के स्क्वायर 3 होगा, बटे कुछ नहीं तो 1 हम दे सकते हैं। तो 2 बटे √3 होगा और बटा पर किसको घटाव करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3, और 3 में से 1 घटेगा, 3 घटाव 1,
तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2/√3 बटे 3 में से घटेगा 2/3। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं अंदर से अंदर गुना करेंगे और बाहर से बाहर, तो अंदर से अंदर बाहर से बाहर जो गुना होता है ना, यानी कि 2 × 3 ऊपर में रहेगा, अंदर से अंदर जो गुना होगा नीचे में रहेगा, यानी कि 2 × √3, 2 × √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया तो 1 3 बचेगा रूट में, तो मेरा होगा √3। तो हम जानते हैं √3, तो कितना √3 का मान होता है, ऑप्शन कौन होगा मेरा? फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा प्लस था, यहाँ पे प्लस, मेरा माइनस यहाँ पे हो गया है मिस्टेक से, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4 होगा। यहाँ से सवाल को हम देखते हैं तो हो जाएगा, बाहर से बाहर में गुना होगा तो 2 × 3 होगा और बटे 4 × √3, 4 × √3 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, इससे कटेगा तो यहाँ √3 बचेगा, तो ऊपर में क्या बचा? √3 और बटे कितना हो जाएगा? 2। तो √3/2 कितना का मान होता है? तो sin 60 का मान होता है √3/2। तो मेरा ऑप्शन मेरा डी सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है, यहाँ पे हम फोटो बनाएंगे, 6 मीटर ऊंचा खंभा है, 6 मीटर ऊंचा खंभा है, इसका पृथ्वी पर छाया कितना है? 2√3 मीटर। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, यानी कि हमको थीटा निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना? 6 और आधार है 2√3, 3 दूना 2 तिहाई 6 और 3 से कटेगा तो 1√3 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan कितना का मान √3 होता है? तो tan 60 के मान √3 होता है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, मीनार की ऊंचाई मेरा 15 मीटर, 55 नंबर क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई मेरा 15 मीटर दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई मेरा 15 मीटर है। कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा? माना कि x होगा जमीन पर, तो हमें x का मान हमें निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार हो गया। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 हो जाएगा 15/x हो गया। तो हमें x का मान निकालना, बटे कुछ नहीं थे, इसको हम क्रॉस गुना करते हैं। तो x में √3 से गुना करेंगे तो √3x होगा और 15 में x से गुना करेंगे तो 15। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 और 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, तो √3 हो गया गुना x, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और गुने 5 हो गया। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना बचा? 5√3। यही तो मेरा आंसर निकल कर आ गया, यानी ज़मीन पर पृथ्वी पर छाया की लंबाई होगा 5√3 मीटर। तो 5√3 मीटर मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। तो आगे मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेरा आगे क्वेश्चन है 56 नंबर। क्वेश्चन आधा से ज़्यादा बन गया है, पूरा 100 क्वेश्चन बनाना है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। माने निर्देशांक अक्षों के है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है? जैसे कि x अक्ष और y अक्ष होता है, ये दोनों बिंदु यहाँ पे कट करता है, एक बिंदु पर कट करता है। तो जो बिंदु पर कट करता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु को तो बारे में पूछता है, तो मेरा बिंदु क्या हो गया? मूल बिंदु है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मेरा क्वेश्चन है, कहता है बिंदु -6 और -8 किस पाद में है? तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस किस पाद में होता है? तीसरा पाद में होता है। यहाँ पे देखिए, फोटो से हम बना देते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव रहता है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा घर है, ये मेरा चौथा घर है। इसमें प्लस प्लस होता है, पहला प्लस प्लस और तीसरा माइनस माइनस, इसमें माइनस प्लस, और इसका उल्टा ही होता है प्लस माइनस। देखिए, इसका उल्टा ही और इसका उल्टा ही है, ये आपको याद रखना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ही होता है। ये प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस।
आगे मूल बिंदु है मेरा, ये मेरा मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। आगे मेरा क्वेश्चन है 57 तो हो गया है, 57 नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो 57 के बाद है 58 नंबर। मेरा क्वेश्चन क्या कहता है 58 में? 58 में कहता है कि मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या है। एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें दूरी निकालना है मूल बिंदु से। तो हमें दूरी निकालना है, तो 58 से दूरी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होता है। मेरा एक्स कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, और है वाई कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 तो एक वर्गमूल एक ही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा, 1 इकाई। आगे मेरा 59 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या है। दो बिंदु दिया हुआ, उसके बीच की दूरी हमें निकालना है। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए, तो x2 मेरा कितना है, x2 मेरे -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और घटाओ x1 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 कितना है, 5 है, 5 घटाओ 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 घटाओ 1 का होल स्क्वायर हो गया। -1 -2 होगा, और 5 में से घटेगा 4 हो गया। तो माइनस के स्क्वायर प्लस और 2 के स्क्वायर 4 होगा, और 4 के स्क्वायर 16। तो 16 4 कितना हो जाएगा, √20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड में, 4 5 20। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2√5, यानी कि यही तो होगा 2√5। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। तो 59 भी हो गया। 59 के बाद बारी है मेरा 60 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन है मेरा कि रेखा y बराबर 8 दिया हुआ है, y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, यानी कि किस बिंदु से नहीं गुजरेगा। जब y बराबर 8 है तो x बराबर नहीं है तो कुछ नहीं है, तो 0 होगा। तो मेरा बिंदु क्या होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, यानी कि x मेरा 0 है और y कितना है, 8 है। यानी कि y का मान 8 रहेगा तो हर हाल में वो बिंदु गुजरेगा। y का मान 8 नहीं रहेगा तो बिंदु नहीं गुजरेगा। यहाँ पे देखिए y के मान 8 है, y के मान 8 है, यहाँ पे y के मान 8 है, तो बिंदु से होकर गुजरेगा, लेकिन इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहाँ x के मान कुछ न कुछ है, लेकिन y का मान 8 नहीं है, इसलिए मेरा ये बिंदु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे मेरा क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। जैसा कि हम अभी बताए हैं फोटो से आपको कि प्रथम चतुर्थांश में कौन है। तो यहाँ पे हमें नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ चिन्ह देखना है, प्लस माइनस के चिन्ह देखना है। प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या है, प्लस प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए किसमें प्लस प्लस लगा हुआ है, तो मेरा प्रथम चतुर्थांश में प्लस है, प्लस का 10 और प्लस के 4 है, ये दोनों प्लस प्लस में है, बाकी बाद कोई प्लस प्लस में नहीं है, यानी कि मेरा ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन है बिंदु इतना y अक्ष से लंबवत है। y अक्ष से मेरा यहाँ पे ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। मेरा x कितना है, 5, माना कि यहाँ पे 5 आ गया, और y मेरा 6 है, यहाँ पे 6 आ गया। तो क्या कहता है y अक्ष से लंबवत कितना है, y अक्ष से लंबवत कितना है, यानी कि इस पर हम ये लंब डालेंगे इसे। तो y अक्ष से मेरा लंबवत कितना है, यानी कि y अक्ष से हमें x अक्ष की ओर जाना है, तो लंबवत कितना है मेरा 5 है, तो यानी कि लंबवत दूरी मेरा 5 है। तो ऑप्शन मेरा ए मेरा सही है। अगर x अक्ष से बोलेगा तो x अक्ष से मेरा यहाँ पे 6 आ गया, क्या यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे हम बात करने y के, तो y की दूरी कितना हो जाएगा, 5 इकाई y से। आगे मेरा 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या है, यानी कि मध्य बिंदु के सूत्र से हमें सवाल को हल करना है। दो बिंदु दिया होता है, तो हम जानते हैं मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2, यही तो फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे सवाल को। x1 कितना है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस x2 कितना है, x2 है -8 बटे 2, और y1 कितना है, y1 10 है, अब प्लस y2 कितना है, y2 है 14, तो 14 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मतलब -8 और -2 कितना हो जाएगा, -10 बटे 2 हो गया, और 14 10 24 हो गया, तो 24 बटे 2, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा -5, इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि -5, 12। ऑप्शन नंबर मेरा राइट है सी।
आगे क्वेश्चन हम देखेंगे 64 नंबर। मेरा 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक इतना और इतना है, यानी कि वृत्त के व्यास हमको दिया हुआ है, इसका दोनों छोर के निर्देशांक भी दिया हुआ है, तो वृत्त के हमें केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि केंद्र के हमें निर्देशांक निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु निकालना है, क्योंकि दोनों तो वृत्त के व्यास के मध्य बिंदु में केंद्र होता है, दोनों त्रिज्या बराबर होता है ए और ए। तो मध्य बिंदु के फार्मूला से हमको सवाल को हल करना है 64 को। देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 6 जोड़ -6, 6 जोड़ कितना है -6 बटे 2, -8 जोड़ 8, -8 जोड़ 8 बटे 2 हो गया। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस 6 बटे 2, ये कैंसिल हो गया 0 बटे 2, ये भी कैंसिल हो गया तो 0 बटे 2 0 बटे 2, यानी कि 0,0 मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गया 0 0। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 65 नंबर, बिंदु इतना और इतना के मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो पी का क्या मान होगा। बिंदु इतना और इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो पी के मान हमें निकलना है। तो समदूरस्थ है तो पी के मान निकलना है। तो यहाँ पे मेरा 65 नंबर क्वेश्चन है, दूरी जब समदूरस्थ रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट में दिया हुआ है 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर बराबर क्या है, ये है मेरा पी के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर, तो पी के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दोनों वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 के स्क्वायर 16 पी स्क्वायर, और 1 के वर्गमूल 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस के 1 ही साइड आएगा तो माइनस के 1, तो 25 में से 1 घटेगा तो 24, यानी कि पी स्क्वायर बराबर हो गया 24। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा 24 हो गया। 24 से गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 8 3 24, बाहर निकलेगा 2 और 2 3 6, यानी कि 2 रूट 6। तो मेरा प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6 पी के मान हो जाएगा। तो मेरा 65 का होगा ऑप्शन डी। आगे मेरा क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है। मॉडल पेपर है, इससे पता चलता है कि क्वेश्चन मेरा किस बेसिस से रहेगा, उसी आधार से तैयारी करना है क्लास 10th का। दोस्तों अब समय बहुत कम है, आप लोग है ना बहुत मेहनत करना है, इतना मेहनत कीजिए कि अच्छा नंबर आए। 450 नंबर लाना है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ होता है नहीं। आगे मेरा 66 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि त्रिभुज के तीनों बिंदु हमें दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो व्यंजक वाला फार्मूला से निकलेगा, तो मेरा व्यंजक का फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1, यहाँ पर लिखते हैं y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई, यहाँ पे होता है x3 और y माइनस वाई हो गया। यहाँ पे 23 31 12 लिख दीजिए, 23 31 12, ऐसे है ना, आपको सूत्र याद रखता है, ज़्यादा इसको लोड नहीं पड़ेगा सूत्र याद करने में। अब मान पुट करना है, तो 1/2 हो गया। यहाँ पे x1, तो x1 यहाँ पे देखेंगे क्या है, मेरा x1 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ जब भी हम यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो सारे के सारे 0 हो गया। तो चलिए हम इस पद को हम छोड़ देते हैं, इसको हम रखेंगे नहीं मान। यहाँ पे देखते हैं x2, तो मेरा x2 यहाँ पे कितना है, x2 मेरा 6 है, तो यहाँ मान रखेंगे 6 हो गया। अब मेरा y3, तो y3 कितना है, y3 है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, और माइनस y1 कितना है, तो y1 मेरा 8 है, तो यहाँ 8 रखेंगे, प्लस x3, तो x3 कितना है, x3 -16 है, तो यहाँ लिखेंगे -16। अब y1 कितना है, तो y1 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8, और माइनस y2, तो y2 कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 हो गया। यहाँ पे सवाल को देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 8 4 12 -12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 16, और 12 में से 8 घटेगा तो 4 हो जाएगा माइनस के। यहाँ पे देखिए 1/2
12 छक 72 माइनस 72 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 16 चौका 64 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस 72 में से 64 घटेगा, अब माइनस के चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला 12 में है। तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा और 6 में 6 घटेगा 0, यानी कि -8 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 गुने -8, तो 2 चौके 8 यानी कि हो गया -4, यानी कि -4 आ गया। इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया -4। तो यहाँ पे +4 है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल है ना निगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे +4 होगा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा 67 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक क्या है। तो हमें y का निर्देशांक निकालना है, तो हम जानते हैं कि y का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र में y का फॉर्मूला होता है, नहीं जानते तो यहाँ पे देखिए my + my बटे m जोड़ m, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए 12 21 अब 12 हो गया। m1 मेरा कितना है, m1 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और y2 कितना है, तो y2 मेरा कितना है, y2 है यहाँ पे 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस m2 कितना है, m2 यहाँ पे 2 है, और y1 कितना है, तो y1 है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 बटे 3 जोड़ 2 हो गया। तो ऑप्शन को है यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे तो 3 गुने 7 गुने में तो है, ब्रैकेट है तो गुना है, और प्लस है तो प्लस, और 2 गुना -3 तो 2 गुना -3 है बटे 3 + 2 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन के अनुसार हमको हल करना है, क्योंकि इसको हल करके देता तो ऑप्शन में भी हल करके ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन तो है नहीं, तो हम क्यों इसको हम हल करेंगे, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले देख लेंगे कि हमको कहाँ जाना है, हमें जाना कहाँ है, ऐसे टाइम बर्बाद नहीं होता है। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A + कोण C 120 डिग्री है, कोण A और कोण C 120 डिग्री, तो B का मान निकलना है त्रिभुज ABC में। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम मान लेते हैं, माना कि कोई त्रिभुज होगा जो हमको दिया नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है। तो मेरा कोण A और कोण B कितना है, कोण A और कोण B मतलब ये दोनों कोण मिल के 120 डिग्री है ना। तो हमें कहता है कि कोण A जोड़ कोण C, कोण A और कोण C ये दोनों कोण मिल के 120 डिग्री है क्या। तो हमें कोण B का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम 120 घटा देंगे तो यही तो बचेगा, यानी कि 180 में से हम 120 घटाएंगे तो यही तो 60 डिग्री बचेगा, यानी कि कोण B का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण B बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और 60 का हो जाएगा B। आगे मेरा क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, यहाँ पे फोटो बनाएंगे सबसे पहले। त्रिभुज ABC और त्रिभुज एक कितना है DEF है, DEF ये त्रिभुज है। हमें दिया हुआ है AB बटे DE, AB बटे DE, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है BC बटे FD के, BC बटे FD यानी कि एक मतलब इतना भुजा और इतना भुजा बराबर, इतना भुजा बटे इतना भुजा बराबर है। तो इसमें कौन भुजा किसके बराबर है वो हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए ये दोनों भुजा के बीच में कौन कौन आता है, ये वाला कौन आता है, और ये दोनों भुजा के बीच में कौन सा कौन आता है, ये आता है क्या। तो ये दोनों कौन तो आपस में बराबर होगा, कोण B बराबर कोण D, तो मेरा होगा कोण B बराबर कोण D। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोण B बराबर कोण D। आगे मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 70 नंबर, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि दो त्रिभुज समरूप है, भुजा का अनुपात हमको दिया हुआ है BC बटे QR। तो हमें PQR त्रिभुज PQR बटे ABC के हमें क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रिंगल, यानी कि पहले हमको क्या निकालना है PQR, पहले हमको निकालना है PQR। तो पहले वाला है ना ABC और PQR का अनुपात दिया हुआ है, तो मेरा PQR यानी कि पहले PQR थे, PQR का कितना हो जाएगा, भुजा मेरा 5 है,
और मेरा इसका भुजा कितना 1 है, तो दोनों का एरिया हमें स्क्वायर करेंगे। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 1 के स्क्वायर कितना होगा 1। यानी कि जब भुजा का अनुपात दिया रहता है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो भुजा के स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि 25/1, तो 1 की तो वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 25, यानी कि बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए मेरे एरिया ऑफ ट्रिंगल इतना का मेरा क्षेत्रफल इतना हो जाएगा 25। आगे मेरा 71 नंबर क्वेश्चन है, ये फार्मूला है, फार्मूला सेटिंग क्वेश्चन है। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, जो थीटा रहेगा, थीटा मेरा यहाँ पे ए है, तो मेरा ए होगा यहाँ पे। आगे मेरा क्वेश्चन है 71 नंबर, कहता है त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आकृति में डी समांतर BC है, DE समांतर क्या है BC है, और AD कितना है 5 है, AD मेरा 5 है, और BD मेरा 6 है, BD 6 है, और AE कितना है, AE मेरा 8 है, और EC कितना है, EC मेरा हमको निकलना है। चलिए इसको हम x मान लेते हैं, ये भुजा हमको निकलना है, थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से सवाल को हल करना है। तो हम लिखते हैं AD/DB, तो AD कितना है AD/DB बराबर AE/EC हो गया, तो हो जाएगा 5/6 बराबर 8/x हो गया। क्रॉस गुना करेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x और 8 छक 48 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48। 5 गुना में इधर गया तो भाग में हो गया, तो इसको काटेंगे हम, 5 नामा 45 और हो जाएगा 3 दशमलव देके 0, तो 5 छक 30, यानी कि x माना गया 9.6, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा C मेरा सही आंसर है। आगे मेरा 73 नंबर क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो किसने ये कहा था, ये थ्योरम किसने दिया? दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये कहा है थेल्स ने, ये थेल्स प्रमेय में होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है 74 नंबर, कहता है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि मेरा देखिए यहाँ पे बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकता है, क्या 2। तो मेरा होगा ऑप्शन मेरा बी मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन बी मेरा सही है, बाह्य बिंदु से 2 रेखा खींची जा सकती है। आगे मेरा क्वेश्चन है 75 नंबर, कि दी गई आकृति PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि, ये हमें निकलना है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फोटो यहाँ पे समझिए। दिया हुआ है कोण APO, कोण AP और O, ये मेरा कोण दिया हुआ है APO, कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें निकालना है OAB, मतलब ये कोण हमें निकालना है, क्या देखिए, तो A और A दोनों कोण आपस में बराबर है, क्योंकि इसको डिवाइड करता है, तो ये 40 हो गया, तो ये भी 40 हो गया, क्या। और यहाँ पे देखिए ये दोनों 80 हैं, ये दोनों यहाँ पे 80 होगा, तो ये 80 का दुगुना होगा, हम जानते, सॉरी 80 का दुगुना नहीं होगा, ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों 80 हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 180 में से 80 घटेगा तो ये 100 ही ना होगा, तो ये कोण मेरा हो गया 100 डिग्री, ये पूरा 100 हो गया। तो इसको हम 50-50 करेंगे, तो इधर भी 50 होगा, इधर भी 50 होगा, क्या, तो 50 हो गया, तो 50 डिग्री हो गया, क्या। यहाँ पे ये लंब है, तो 90 डिग्री हो गया, तो 50 डिग्री या 90 डिग्री कितना होगा 50 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो 9 5 14, 140 डिग्री होगा, ये दोनों मिलके 140 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यही तो कोण हमें निकालना है, यानी कि 180 में से ये दोनों कोण को हम घटा देंगे, तो 180 में से 140 घटाएंगे, मतलब 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यही तो कोण तो मेरा हो गया 40 डिग्री। तो इसलिए कोण ए बराबर क्या हो गया 40 डिग्री, मतलब कोण OAB बराबर हो गया 40 डिग्री। मेरा ऑप्शन ए मेरा सही है। ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। आगे मेरा क्वेश्चन है 76 नंबर, 76 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है, QOR
क्यू ओ आर, ये वृत्त का व्यास है, तथा पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो कोण पी क्यू आर, तो कोण पी क्यू आर हमें निकलना है, कोण पी क्यू आर, यानी कि ये कोण हमें निकलना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ थ्योरी हम लिख दिए हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये व्यास है और इस पर हम कोण बनाएंगे ना, तो ये मेरा समकोण होगा 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हम लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि जब त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के दो भुजा जब बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होता है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तो दोनों डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। यानी कि ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। यानी कि हमें किस कोण के बारे में कह रहा है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ये 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ये थ्योरी आपको याद रखना है दोनों, एक ए और एक ए। आगे मेरा क्वेश्चन है 77 नंबर। कहता है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी ए सी दो स्पर्श रेखा है, ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी 110 डिग्री है। कोण बी ओ सी कितना डिग्री है, 110 डिग्री है। तो हमें सी ए ओ निकलना है, सी ए ओ, मतलब हमें क्या ये कोण हमें निकलना है। तो हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी हम बताए हैं ये 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 70 हो गया पूरा, तो इसको डिवाइड किया हुआ है तो 70 हो गया, तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। यानी कि x का मान कितना निकल गया, 35। मतलब कोण सी ए ओ, कोण सी ए ओ कितना निकल गया, 35 डिग्री। आपके सवाल समझ में आ गया होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन है मेरा, बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, कहता है बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु टी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, और टी से और केंद्र से टी की दूरी, और केंद्र ओ से टी की दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकलना है, ये हमें निकलना है। तो हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने की भुजा तो कर्ण हो गया। ये लंब है, एक कर्ण है, तो हमें आधार पता करना है। तो आधार पता करना है यानी कि ओ बी, यानी कि आधार बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब कितना है, 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 होता है, 12 के 144, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री होगा, 25 होगा सॉरी। तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। यही तो मेरा त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। आगे मेरा आगे मेरा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, दी गई आकृति में ओ है ना, वृत्त का केंद्र है मान लिया है, तथा क्यू पी आर 60 डिग्री है। क्यू पी आर ये मेरा कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। कोण ओ क्यू आर हमें निकालना है। कोण ओ क्यू आर ये कोण हमें निकालना है। क्या ये वृत्त का कोण है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है, उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि ये कोण है इसके दुगुना होगा। ये 60 है तो 120 डिग्री हो जाएगा। क्या 120 डिग्री हो गया। ये दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों कोण भी बराबर होगा। तो त्रिभुज ऐसे बन रहा है, तो ऐसे त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और ये 60 है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, ये 120 है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 60 है तो होगा क्या 120 जोड़ 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तभी तो तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री में से 120 डिग्री हटाएंगे तो दोनों कोण कितना हो जाएगा, 60 है ना होगा, दोनों मिल के 60 होगा। क्या और दोनों अलग अलग डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। ये भी 30 होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। क्या तो हमें कौन कौन के बारे में पता करना है, हमें ओ क्यू आर इस कोण के बारे में हमें पता करना है। 30 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री।
आंसर होगा 30 डिग्री। तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये 120 होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये सवाल भी समझ गए होंगे। आगे मेरा आगे सवाल है 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो कुछ करना है नहीं, सिर्फ रास्ता मालूम होना चाहिए। आखिर इतना का परिसर क्या है? तो हम जानते हैं परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा हमको घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कितना है 84 और सबसे छोटा कितना है 15, यानी कि 84 में से 15 घटेगा तो 69, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। परिसर के फॉर्मूला आपको याद करना है। आगे मेरा क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि इतना का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य हमें निकालना है। तो समांतर माध्य होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि कुल योग बटे कुल संख्या। ये मेरा नेचुरल नंबर दिया हुआ है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, और कुल योग हो गया कुल संख्या। तो संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो n यहाँ पे संख्या है तो हम n से यहाँ पे गुना कर दिए हैं। तो n से n कट गया तो क्या बचा मेरा n प्लस 1 बटे 2, तो n प्लस 1 बटे 2 यही तो मेरा आंसर है। तो ऑप्शन हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2, ऑप्शन सी मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 82 नंबर, यदि 3 माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस x माध्य, तो x का मान हमें निकालना है, यानी कि x की जगह पर क्या होगा? तो हम बहुलक सूत्र हम जानते हैं। बहुलक सूत्र क्या होता है? 3 गुने माध्यक होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है, क्या यही तो होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुलक हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं बहुलक 2 माध्य है ना, माइनस में 2 माध्य, तो इस साइड हम लाएंगे बराबर किधर, तो प्लस में हो जाएगा 2 गुने माध्य बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक हो गया। तो इसको हम इस साइड हम लाते हैं, इसको 3 माध्यक, इसको हम उस साइड लिख देते हैं। तो बहुलक प्लस 2 माध्य हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया समीकरण। यहाँ पे देखिए मिलाते हैं, 3 माध्य हो गया, 3 माध्य बराबर बहुलक, तो बहुलक भी हो गया। यहाँ पे प्लस x माध्य, तो प्लस 2 माध्य, तो x जगह पर क्या है 2, तो यही तो x का मान आ गया 2, ये हमको निकालना है। तो x बराबर 2, ऑप्शन सी सही है। आगे मेरा 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रेक्षण इतना का बहुलक क्या है? बहुलक है तो हम जानते हैं कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट किया वो मेरा बहुलक हो जाएगा। बहुलक में जो बहुत बार आता है ना वो मेरा बहुलक होता है। सबसे इजी क्वेश्चन ये है। देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 13 आया है, 1 बार 2 बार यहाँ 3 बार, यानी कि 13 की संख्या 3 है, तो मेरा सबसे अधिक बार 13 आया, इसलिए मेरा आंसर हो गया 13। दूसरा कोई संख्या नहीं है जो ज़्यादा है, 12 है तो यहाँ 2 बार है, सब कम ही है। आगे मेरा देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर है, इतना का माध्य 10 है तो x का मान हमें क्या होगा? x का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं, तो माध्य बराबर होता है सभी संख्या को जोड़ को आज जितना संख्या ना उतना से हमें भाग देना है। तो माध्य बराबर हम लिखते हैं, माध्य दिया हुआ है 10, तो माध्य में सभी संख्या के हम जोड़ करेंगे, सम ऑफ टोटल, तो हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x, कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे बराबर 10 हो गया। इस सब को हम जोड़ेंगे तो इसको हम ऐड करते हैं, तो 9 7 16 और 16 10 26 और 26 3 कितना होगा 29 और 29 10 कितना होगा 39 और 39 5 44, 44 प्लस x और गुण भाग में इधर 5 इधर जाएगा तो गुना में, तो 10 5 50 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 50 प्लस के 44 इस साइड आएगा तो माइनस के 44, 10 में से 4 घटेगा 6 और 4 में से 4 घटेगा 0, यानी कि x का मान कितना निकल कर आ गया 6। मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स
किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ऑप्शन ए है। इसी में पूछा है किसी घटना के न्यूनतम मान कितना होता है, तो न्यूनतम मान मेरा 0 होता है, लेकिन क्वेश्चन है अधिकतम मान, तो इसलिए मेरा आंसर होगा ए। आगे मेरा क्वेश्चन है 86 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम जानते हैं कि घटना की प्रायिकता कब नहीं होगी, जब उसका मान है ना 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि 13 में 12 से भाग देंगे ना तो इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन ए होगा। ये घटना की प्रायिकता का मान नहीं है। प्रायिकता का मान होता है 0 और 1 के बीच में, या 1 के बराबर या 0 के बराबर भी होता है। आगे मेरा 87 नंबर क्वेश्चन है, एक न्यायसंगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। जब हम एक पासा फेंकेंगे लूडो में के गोली, तो कितना अंक आने की संभावना है, 1 से 6 तक, इसी में से तो कोई आएगा। तो क्या कहता है, 2 के गुणज आने की संख्या क्या है, 2 के गुणज आने की प्रायिकता, तो 2 के गुणज ये भी है, 2 के गुणज 4 है और 2 के गुणज 6 है, ये सारे के सारे हैं। तो 2 के गुणज कितना है, 1 2 3 है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल कितना कहता है, 2 के गुना 3 आ गया, 3 अब बटे टोटल परिणाम, तो टोटल परिणाम 6 है, तो 3/6, तो इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा ए है। आगे मेरा क्वेश्चन है 88 नंबर, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ता कितना होता है, 52। तो इसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग पूछ रहा है, तो ताश में दो कलर के फोटो होता है, एक लाल कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है, यानी कि रेड और ब्लैक होता है, जिसमें है ना 26 लाल होता है और 26 काला होता है, यही तो पता होता है। क्या कहता है, लाल रंग का पता होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के पूछा है, तो लाल रंग कितना है, घटना के अनुकूल 26 है और टोटल पता कितना है 52, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 26 इकाई 26 और 26 दूना 52, 1/2 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए। आगे मेरा 88 के बाद है 89 नंबर। 89 नंबर में है फ्रेंड्स कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 न्याय संगत जब सिक्का उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता हमें पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम 2 सिक्का को हम उछालेंगे ना तो मेरा हेड आएगा या टेल आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा, इसी में से तो कोई आएगा। तो क्या कहता है, कम से कम हेड, अधिक से अधिक हेड जितना बड़ा जाए और सही है, लेकिन कम से कम कहता है, लेकिन अधिक से अधिक भी इसमें ऐड होगा, तो अधिक से अधिक 2 आ गया, कम से कम 1 है, इसमें भी 1 है। तो घटना के अनुकूल कितना हो गया 3, तो प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो टोटल परिणाम कितना है 4, तो 3/4 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 90 नंबर, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितना होगी। जब 3 गो सिक्का हम उछालेंगे तो कितना संभव परिणाम होगा। तो इसको देखिए, ट्रिक है इसमें, इस सिक्का में कितना पहलू होता है, सिक्का में 2 पहलू होता है, एक हेड और टेल। यहाँ पे देखिए, एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो 2 ही तो पहलू हो गया, 2 पहलू हो गया। और क्या कहता है, 3 सिक्का को हम उछालेंगे तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8 होगा क्या, यानी कि 3 सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो संभव परिणामों की संख्या 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब हम अलग तरीके से मैं बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन अपना मन से। जैसे कि हम सिक्का को हम उछालेंगे तो सिक्का में कितना पहलू होता है 2, तो हम 2 सिक्का को उछालेंगे, 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना मेरा परिणाम आएगा। तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो 2 यहाँ रख दीजिए, तो 2 के स्क्वायर 4। इसी में हम लिखेंगे कि हम 4 सिक्का को उछालेंगे, तो सिक्का में 2 पहलू होता है, तो 4 सिक्का को उछालेंगे तो ऊपर में 4 कर दीजिए, माने 2 की घात 4 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि संभव परिणामों की संख्या आ गया 16। मतलब ऐसा ही आपको निकालना है। जैसे कि लूडो का जब बात करेगा पासा के, तो पासा में तो 6 पहलू होता है, 6 7 यहाँ पे लिखेंगे। जब एक पासा को हम एक बार उछालेंगे तो संभव परिणाम की संख्या कितना आएगा, तो 6 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। जब हम लूडो को गोली के हम 2 बार उछालेंगे तो कितना है, उसमें पहलू तो 6 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्या 2 बार हमको उछलना है, तो 6 छक 36, यानी कि 2
उसमें उछालेंगे छक्का को, तो मेरा कितना आएगा परिणाम टोटल 36। यानी कि जितना बार उछालना है ना वो पावर में रख दीजिएगा। और देखना कि उसमें पहलू कितना होता है, तो पहलू जो रहता है वो बीच में मेरा रहेगा। तो इसमें कहता है कि 3 सिक्कों को उछालेंगे तो परिणाम कितना होगा, तो सिक्का में 2 पहलू होता है, तो अब यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे तो 2 के क्यूब 8 हो जाएगा, तो समय परिणामों की संख्या 8। ये हम एक्स्ट्रा में बता दिए हैं। आगे मेरा 90 के बाद है 91 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से मात्र 10 क्वेश्चन ही रह गया है। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं 91 है। वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, d/√2 के होल स्क्वायर होता है। तो d, तो मेरा वृत्त के यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या तो d कितना होगा, तो d तो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, d/√2 हो गया। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर 16 गुना 16 √2 के स्क्वायर सीधे 2 लिख सकते हैं। तो 2 8 16, तो 16 8 कितना होता है, 16 8 128। यही तो मेरा आ गया आंसर 128। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 92 नंबर। 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया हुआ 4:5, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसको स्क्वायर कर दिए, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, यानी कि 16:25, ऑप्शन नंबर सी। आगे मेरा क्वेश्चन है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/√3 है तो इसका एक भुजा की लंबाई कितना होगी, इसका भुजा हमको निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे हल देखिए 93 नंबर क्वेश्चन को। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 9√3 हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 9√3 हो गया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 9, और गुना में भाग में इधर 4 है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, तो यहाँ भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 9 गुने 4, तो 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3, और 4 के गुणनखंड 2 गुने 2, तो जोड़ा बाहर निकलेगा, 2 को 3 के बदले 1 3, और 2 को 2 के बदले 1 2, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि भुजा निकल कर आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। ऐसा ही आपको बनाना है। आगे मेरा 94 नंबर क्वेश्चन है। ये सवाल ही दे दिया हुआ, सॉरी सवाल नहीं है। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों का योग इतना दिया हुआ है, तो परिधि बराबर है। R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के परिधियों का योग R है, यानी कि 2 वृत्त है उनका परिधि का जोड़ है, यानी कि योग, दोनों को हम ऐड किए हैं तो 12 R आ गया है। तो वृत्त का हमें परिधि निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये अलग ढंग का क्वेश्चन है। R1 तथा R2 वृत्त की 2 वृत्त की त्रिज्या के वृत्तों की परिधि है, माने 2 को वृत्त की परिधि है, तो हमें 12 वाला R निकलना है। तो हमें पहला वाला त्रिज्या कितना R1 है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2πr, R1 हो गया। दूसरा क्या है 2πr2, 2πr, तो R है R2, और एक 12 त्रिज्या का R कितना है R है, तो 2πr। यहाँ पे देखिए ये दोनों में 2π कॉमन है, तो 2π हम कॉमन लेते हैं, तो इधर बचेगा R1, इधर बचेगा R2, बराबर हो जाएगा 2πr हो गया। 2π से 2π कट गया, तो R1 प्लस R2 बराबर हो गया R। यही तो हो गया, यानी कि ऑप्शन बी है R1 प्लस R2 बराबर R, यानी कि दोनों के हम जोड़े हैं, तो यानी कि इन दोनों के त्रिज्या बराबर हो गया 12 वाला त्रिज्या। आगे मेरा 95 नंबर क्वेश्चन है। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, माना कि पहले शंकु का आयतन क्या रहा होगा, शंकु का आयतन रहा होगा πr², शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² इंच, इतना रहा होगा। अब है ना 3 गुना ऊंचाई और त्रिज्या दोनों होता है, यानी कि त्रिज्या कितना होता है, ऊंचाई होता है 3h और त्रिज्या होता है 3r, दोनों 3 गुना हो गया है। तो हमें आयतन निकालना है, ये पहले वाला आयतन है इसका। अब देखिए तो शंकु का आयतन होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, तो 1/3 पाई, तो पाई हम पाई रहने देंगे, और आर स्क्वायर, तो आर मेरा कितना है, अब आर हो गया 3r, तो 3r के स्क्वायर, और इंच कितना हो गया, इंच हो गया 3 इंच, यहाँ पे 1/3 पाई और 3 के स्क्वायर होगा 9 आर स्क्वायर गुने 3 इंच हो गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ इंच लिख देते हैं, और 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि यहाँ पे 27 लिख देते हैं। देखिए पहले कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, अब कितना हो गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, और 27 गुना ना ज़्यादा हो गया है, 27 गुना, तो यहाँ पे मेरा 27 गुना हो जाएगा। मतलब शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुना होगा, तो उसका आयतन 27 गुना हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है 96 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला ही दे दिया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी। आगे मेरा 97 नंबर क्वेश्चन है कि शंकु के छीना का आयतन क्या होता है। तो शंकु के छीना का आयतन होता है 1/3 पाई इंच इंटू 12 आर के स्क्वायर प्लस छोटा आर के स्क्वायर प्लस 12 आर इंटू छोटा आर। ये सूत्र आपको याद रखना है, छीना के सूत्र है शंकु के छीना के। आगे 98 नंबर क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा जिसमें मेरा A18 माइनस A14 बराबर 32 है, यानी कि हमको डी निकालना है। मेरा 98 है, A18 घटाओ A14 बराबर है 32 हो गया, यानी कि A18 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 17D घटाओ, और A14 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 13D, यही तो सूत्र होता है। A प्लस 17D माइनस A और माइनस प्लस माइनस 13D हो गया बराबर 32। ए से मेरा कैंसिल हो गया, और 17D में से 13D घटेगा तो 4D यहाँ बचेगा बराबर 32, तो D बराबर कितना हो जाएगा 4 8 32, यानी कि D बराबर हो गया 8, यानी कि सार्व अंतर मेरा 8 निकल कर आ गया। 98 हो गया। 98 के बाद 99 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कहता है गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। जब गोले का व्यास यानी कि डी दे दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो हमें आर कितना होता है, व्यास की तो आधी होती है, यानी कि 42/2, तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो 4, और पाई के मान 22/7 गुने आर, तो आर कितना 21, तो 21 के स्क्वायर है, 21 गुने 21 लिखेंगे, तो 7 3 21 हो गया, तो यानी कि 4 गुने 2 22 गुने 21 गुने 3 हो गया। तो इसको हम गुना करेंगे तो 22 चौका 88 होगा, 21 तिहाई 63, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 55 44, ये होगा। तो इसका मेरा 55 44 मेरा ऑप्शन सी है। आगे मेरा 100 नंबर क्वेश्चन है, मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है बचा हुआ है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन हमें निकालना है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंच होता है, तो 264 हो गया। तो 264 यानी कि इसको 2 गुने पाई के मान 22/7 और गुने ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई दिया हुआ 14, तो यहाँ आर और ऊंचाई 14 लिखेंगे बराबर 264 हो गया। इसको हम काटेंगे, 7 दूना 14 हो गया, इसको 22 से काटते हैं, 22 इकाई 22 और 4 44, तो 22 दूना 44 हो गया, और 2 दूना 4 यानी कि 4 तिहाई 12, 3 से, तो आर बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंच। बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर इंच हो गया। तो पाई का मान 22/7 गुने आर, तो आर कितना है 3, तो 3 गुने 3। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 14, ऊंचाई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 14 लिखेंगे। तो 7 दूना 14 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 9, 9 दूना 18, यानी कि 22 गुने 18, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3 आ गया, और 18 दूना 36, 3 39, यानी कि 396 मीटर क्यूब, 396 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे समाप्त हो गया। और आप लोग बोलिएगा तो यहाँ 2 नंबरी क्वेश्चन और 5 नंबरी भी करा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।